हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। क्या मतलब है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल का? अगर हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो x1 y1, ये सर्कल की इक्वेशन मैंने लिख ली है और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिए। अगर हमें पता करना है कि कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है या उसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको पता करने का क्या तरीका है? देखिए, यहाँ हम दो मेथड की बात करेंगे। एक्चुअली दोनों मेथड एक दूसरे से ही बने हुए, फर्स्ट मेथड से ही हम सेकंड मेथड बनाएंगे। अगर हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी होगी तो देखिए, इससे हम इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से, -g एंड -f। और रेडियस भी हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, रेडियस को मैं कैपिटल R से लिख रहा हूँ, तो ये होगा √(f²) प्लस g² -c। ये दोनों चीजें हमें सर्कल की इक्वेशन से मिल जाएंगी। अब सिंपल सा लॉजिक है, देखिए, अगर ये सेंटर है सर्कल का और पॉइंट पी को हमें देखना है कि वो कहाँ लाई कर रहा है, तो तीन पोजीशंस पॉसिबल है। देखो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि पॉइंट पी जो है हमारा वो सर्कल के बाहर लाई करे, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पॉइंट पी सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर या सर्कल के ऊपर लाई करे, ये बोल सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि पॉइंट पी सर्कल के अंदर लाई करे कहीं पे। तो इन तीनों स्थितियों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को सी को सेंटर और पी को ज्वाइन कर दूं, यानी मैं कोशिश करूं सीपी फाइंड आउट करने की, सेंटर से लाइन का सॉरी पॉइंट पी का डिस्टेंस। तो देखिए, अगर हम सीपी फाइंड आउट कर ले और वो सेंटर से जो डिस्टेंस आ रहा है वो अगर रेडियस से कम आता हो, तो हम कह देंगे कि पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा, इनसाइड। और अगर यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट के लिए, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, इस केस में सीपी और रेडियस जो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस ही बन रहा है अगर पॉइंट यहाँ पर है। तो सीपी अगर रेडियस के, यहाँ पे चलो मैंने स्मॉल आर से लिख लिया, इसको कैपिटल आर लिख देता हूँ क्योंकि इधर मैंने कैपिटल आर से नोट कर लिया है। तो सेंटर का रेडियस से डिस्टेंस, और सेंटर का और पॉइंट पी का डिस्टेंस फाइंड आउट करो और उसे रेडियस से कंपेयर कर लो, सिंपल सा काम है। अगर वो डिस्टेंस सीपी रेडियस के इक्वल आ रहा है तो पॉइंट सरकमफ्रेंस के ऊपर होगा। रेडियस से वो डिस्टेंस ज्यादा आ जाता है तो पॉइंट बाहर निकल जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। और सीपी अगर कम आता है आर से, तो वो पॉइंट रेड सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट को बताना है कि वो इनसाइड लाई कर रहा है या आउटसाइड लाई कर रहा है, तो सिंपल पहला मेथड हो गया कि उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस पता कर लो। तो इनसाइड ऑन द सर्कल और ये आउटसाइड। तो ये तीन तरह, ये तीनों कंडीशन से हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। ये है मेथड नंबर 1। अब इसी को यूज करके एक मेथड हम और बना सकते हैं। देखिए, अगर हम सीपी को कंपेयर करना चाहते हैं आर से, तो एक और तरीके से भी कर सकते हैं। हम क्यों ना एक काम करें, CP² -R² ये फाइंड आउट कर ले। सीपी का मतलब सेंटर का और इस पॉइंट पी का डिस्टेंस। देखिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट है -g और -f, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1। यहाँ पर मैंने CP² -R² क्यों लिखा है, CP -R क्यों नहीं लिया? वो इसलिए क्योंकि सीपी पॉइंट सी का और इस पॉइंट का अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ, तो उस केस में मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट मिलेगा x - x1, यानी x प्लस जी का स्क्वायर, x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का स्क्वायर। ये होगा हमारा सीपी। मगर स्क्वायर रूट को मैं चाहता हूँ कि बीच में ना आए, उसकी प्रॉब्लम जो आएगी, वैल्यू उसमें जो रिलेशन बनेगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। उस रिलेशन को सिंपल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सीपी की जगह CP² ले लेता हूँ। उससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सीपी आर से बड़ा है तो CP² भी R² से बड़ा ही होगा। अगर सीपी आर से छोटा है तो CP² भी R² से छोटा ही होगा। तो इसीलिए सीपी को कंपेयर करने की बजाय CP² और R² को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये तो हो गया सीपी का स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सेंटर का और पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो लेके डिस्टेंस फार्मूले से हमने स्क्वायर कर लिया है। उसके बाद -R² रेडियस ये रहा, देखिए, और इसमें भी स्क्वायर रूट था, वो भी खत्म हो जाएगा अगर हम स्क्वायर ले लेंगे। तो f² प्लस g² - c।
ये हमें मिला आर स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर खोल दूं तो क्या मिलेगा, देखिए x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g(x1). सिमिलरली सेकंड वाला स्क्वायर खोलने पर हमें मिल रहा है y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f(y1), और ये माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड प्लस सी। ये हमें सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। इसमें से देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर थे, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव साइन के साथ और ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हमारा जो सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस सी। ये जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, सर्कल की जो इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी, और सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वही सेम इक्वेशन मिल रही है जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर। बस फर्क ये x की जगह x1 रखा हुआ और y की जगह y1 रखा हुआ है। ये जो सर्कल की इक्वेशन होती है इसको हम s से लिखते हैं। s का मतलब ये सर्कल की इक्वेशन है। अब S1 क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो रिलेशन है इसका नाम हम देते हैं S1। S1 मीन से सर्कल की इक्वेशन में x और y की जगह पर x1 y स्क्वायर रख दिया जाए तो वो जो भी वैल्यू आएगी एक सिंपल नंबर आएगा, क्योंकि x1 और y1 जो होंगे हमारे पास वो सिंपल वैल्यूज होंगी, पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3, तो उसको सर्कल की इक्वेशन में x और y की जगह पे पर रखने पर ये जो भी वैल्यू आती है इसको हम नाम देते हैं x1 y1। तो देखिए सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू S1 आ गया। अब S1 ढूंढना बिल्कुल आसान काम है। S1 ढूंढने का मतलब क्या होगा, सर्कल की इक्वेशन में x और y की जगह x1 और y1 रख दो, वो जो भी वैल्यू होगा कैलकुलेट करके सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी वो होगा हमारा S1। अब ये S1 के अकॉर्डिंग आप यहां से बता सकते हो कि क्या पोजीशन होगी। देखिए हमने अभी अभी लिखा S था हमारा सर्कल, उससे S1 S था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी। ये S था और हमने S1 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कुछ नहीं किया, सिंपल x और y की जगह x1 y1 रख दिया। ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस सी। ये जो वैल्यू आएगी ये S1 होगी। इसको मैंने इजिकल टू 0 नहीं लिखा, ये 0 आएगा ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अब देखिए हमने सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू जो आ रही थी वो थी S1। सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो था वो था हमारा S1। इसमें सीपी क्या था, देखिए ये सर्कल था हमारा जिसका सेंटर था C, और P जो पॉइंट है उसकी पोजीशन हमें पता करनी थी, तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर बाहर या सरकमफ्रेंस पे किसी भी एक पोजीशन पे हो सकता था। अब देखिए इस केस के लिए हमने लिखा था सीपी जो है वो छोटा होना चाहिए आर से। इस पोजीशन के लिए हमने लिखा था सीपी जो है वो आर के इक्वल होना चाहिए, और इस पोजीशन के लिए हमने लिखा था कि जो सीपी है वो आर से बड़ा होना चाहिए। सीपी अगर आर से बड़ा है तो पॉइंट बाहर लाई करेगा। मगर अब ये कंडीशन देखिए बहुत आसान बन गई है। इस पॉइंट पी के लिए देखो, अगर सीपी आर से छोटा है तो सीपी स्क्वायर भी आर स्क्वायर से छोटा ही होगा। यानी इस वैल्यू के लिए अगर आप S1 देखेंगे, S1 का मतलब सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। तो अगर ये सीपी आर से छोटा है तो सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कि S1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये ऐसा कहो कि अगर S1 की वैल्यू नेगेटिव आती है तो पॉइंट अंदर चला जाएगा, और S1 की वैल्यू अगर 0 आती है यानी सीपी अगर आर के इक्वल है तो ये हमारा S1 जो है ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो पॉइंट P है वो सरकमफ्रेंस पे आ जाएगा। और इसी तरह से S1 अगर पॉजिटिव है यानी सीपी अगर आर से बड़ा है तो सीपी स्क्वायर आर स्क्वायर से बड़ा ही होगा। सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है S1, ये जो पॉइंट P है वो देखिए सर्कल के बाहर आ जाएगा।
तो अगर हमें सर्कल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन पता करनी है तो कुछ भी नहीं करना है, अपने को सिर्फ S1 ढूंढना है। S1 का मतलब होगा उस सर्कल की इक्वेशन में x और y की जगह पर x1 और y1 रख दो। वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहलाएगी S1। और वो S1 अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि पॉइंट P लाई करेगा आउटसाइड। इस केस में देखिए ये पॉइंट P है आउटसाइड, और S1 नेगेटिव है तो इसका मतलब ये पॉइंट P होगा इनसाइड, और इसमें S1 अगर जीरो है तो इसका मतलब पॉइंट लाई करेगा ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल मतलब ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो देखिए ये हमारे पास सिंपल सा मेथड आ गया। अब इसका यूज करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊंगा। ये जो S1 हमने लिखा है सर्कल की इक्वेशन में x और y की जगह पर x1 y1 रखे, ये S1 जो है ये नॉट ओनली फॉर सर्कल है, ये इलिप्स की इक्वेशन होगी अगर S पैराबोला की होगी, हाइपरबोला की होगी सॉरी, जो हम आगे पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन में, वहां पर भी S1 का मतलब यही रहेगा। इस सर्कल की इक्वेशन है तो उसमें x और y की जगह x1 y1 रख दोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको x1 y1 रखने पर वैल्यू उसे S1 नाम दिए। तो वैसे ही इलिप्स में भी होगा सेम वे से। अगर पैराबोला की अगर इक्वेशन से S दिए, पैराबोला की इक्वेशन अगर S से डिनोट की है तो S1 का मतलब पैराबोला की इक्वेशन में x और y की जगह x1 रखेंगे। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है हमारी S1 जो सभी केसेस में सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में सेम रहेगी। ये अगर हमारा S है तो S1 का मतलब याद रखिएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c, ये होगा। ये S है तो ये S1 को ढूंढने का तरीका है, कुछ नहीं किया, x को रिप्लेस कर दिया है x1 से और y को रिप्लेस कर दिया है y1 से। तो ये जो रिलेशन आता है ये रिलेशन कहलाता है S1। अगर बाई चांस मान लेते हैं कि S का मतलब पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्र माइनस 4ax, अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। अगर पैराबोला में मुझे S1 ढूंढना है तो क्या होगा, बस y1 स्क्र माइनस 4ax1। अगर अपने को इलिप्स की इक्वेशन दे रखी हो, इलिप्स की इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड केस में सेंटर 0 0 के केस में एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये होती है सर इलिप्स की इक्वेशन। अगर मुझे इसमें S1 ढूंढना है तो कुछ नहीं करना, x और y की जगह x1 y1 रिप्लेस कर दो तो ये S1 आ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये इलिप्स में भी होगा, पैराबोला में भी होगा, हाइपरबोला में भी होगा। चाहे तीनों चारों में से सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में किसी की भी इक्वेशन दे रखी हो, हाइपरबोला अगर हमें दे रखा है एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र माइनस 1, ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है अगर आपने पढ़ा हो। और इसमें भी अगर मुझे S1 ढूंढना है तो कुछ नहीं करूंगा, मैं x और x y की जगह पर x1 और y1 रिप्लेस कर दूंगा। तो ये है S1 को फाइंड आउट करने का तरीका। यहाँ पे गलती से मैंने S1 इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ये S1 को इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना। S इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है वो कर्व की इक्वेशन। अगर वो सर्कल है तो S इज इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन, इलिप्स है तो S इज इक्वल टू 0 को हम इलिप्स की इक्वेशन कह रहे हैं। S का मतलब तो ये सिर्फ अपने पास पॉलिनोमियल होता है x और y में जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये S होता है। S इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला की, जो भी अपने को इक्वेशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग। और S1 का मतलब उस इक्वेशन में x और y की, सॉरी उस पॉलिनोमियल में S में x और y की जगह x1 y1 रखना, वो हमें मिलता है S। तो अब जैसे इसका यूज करते हैं हमने इस एग्जांपल में, देखे यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है। हमें कहा गया कि एक सर्कल है हमारा, इस सर्कल का, सॉरी इन दो पॉइंट्स का ए और बी का इस सर्कल के रिस्पेक्ट पोजीशन बताना है या वेरीफाई करना है कि ये दोनों पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। एक सेकंड पार्ट भी है इसमें, इस पॉइंट ए और बी का इस सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस भी पूछा है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके लिए देखिए पहले मैं S को अगर लिखूं सर्कल की इक्वेशन को x स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन है। अगर मुझे पॉइंट ए 3, -1 इसे पता करना है कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट के लिए S1 ढूंढते हैं फॉर ए। इस पॉइंट के लिए S1 को फाइंड आउट करने का मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y की जगह पे रख दीजिए।
x की जगह 3 और y की जगह -1 रखने से मुझे मिलेगा 9 + 1 -12 -6 -3, ये मिला। और इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके देखें कितना आता है। प्लस का तो 10 मिल रहा है, माइनस का यहाँ पर है हमारे पास 21, तो इट इज -11, और ये वैल्यू नेगेटिव है। अगर इस पॉइंट ए के लिए S1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए जो है 3, -1 लाइज इनसाइड द सर्कल। अगर आप चाहें तो इसको सेंटर और रेडियस वाले मेथड से भी ढूंढ सकते थे। इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 2, -3। सर्कल की इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो सेंटर क्या होगा। अगर सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो आप एक्स और वाई के कोफिशिएंट का हाफ करो और नेगेटिव साइन के साथ लिख लो तो सेंटर आ जाता है। अगर रेडियस लिखना चाहे इस सर्कल का तो √(f² + g² - c) से सॉल्व करके देखिएगा, 4 मिल रहा है। चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए √(f² का मतलब 4 + g² का मतलब 9, सॉरी f² का मतलब 9 और g² की वैल्यू 4 और -c दैट इज +3, तो ये √16 आ रहा है विच इज इक्वल टू 4। तो देखिए इस पॉइंट ए का अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करके उसे रेडियस से कंपेयर करना चाहूँ तो उससे भी पता चल सकता है कि ये पॉइंट अंदर है या बाहर। तो अगर मैं ए का और सेंटर का सी का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करूँ तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला से ये हमें मिलेगा 3 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 + 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √1 + 4 इंटू से √5, ये वैल्यू आ रही है। और रेडियस है 4, तो ये 4 यानी कि रेडियस से छोटी आ रही है। जो इस पॉइंट का ए का डिस्टेंस है सेंटर से वो अगर रेडियस से कम है तो इससे भी पता चल रहा है कि जो पॉइंट ए है हमारा वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। क्लियर? तो ये दोनों तरीके हैं पॉइंट ए की पोजीशन को पता करने से। S1 सीधा ढूंढ लिया, देखो उससे भी पता चल रहा है S1 नेगेटिव आने का मतलब पॉइंट अंदर है। अगर आप सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस ढूंढ के रेडियस से कंपेयर करके देखना चाहें तो उससे भी पता चल रहा है ये पॉइंट अंदर है। अब चलिए सेकंड पॉइंट को चेक करते हैं, बी को 2, 3 को। सर्कल की जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो है x² + y² - 4x + 6y - 3, यही थी, एक बार चेक कर ले, बिल्कुल यही थी। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 3। अब देखिए अगर इस बी पॉइंट के लिए मैं ढूंढना चाहूँ S1 तो इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट थे 2, 3, वो सर्कल की इक्वेशन में रख दो x और y की जगह पे। तो देखिए 2 रखने पर मिलेगा 4, 3 रखने पर 9 -8, एक मिनट चेक करें पॉइंट के कोऑर्डिनेट, हाँ यही थे 2 और 3। तो 3 रखने पर यहाँ पर आ जाएगा 18 और -3। तो देखिए अब हमें मिल रहे हैं 9 + 4 13, 13 + 18, 13 + 18 करेंगे तो ये अपने को मिल जाएगा 31 पॉजिटिव साइन के साथ और माइनस के 11 विच इज इक्वल टू 20, और ये देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। S1 पॉजिटिव आने का मतलब हो गया कि जो पॉइंट है हमारा वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। इसको आप सेंटर से बी का जो डिस्टेंस है उससे भी चेक कर सकते हो। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे 2 और -3 और सर्कल का रेडियस अभी अभी हमने देखा था वो था 4। अगर मैं सेंटर का और इस पॉइंट बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो देखिए आ जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2, -3 और रेडियस है हमारे, सॉरी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 3, तो ये आ जाएगा देखिए 2 - 2 का स्क्वायर और ये 3 + 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा और ये 36 इंटू से 6 आ जाएगा। और ये वैल्यू देखिए रेडियस से ज्यादा आ रही है, यानी सेंटर का और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा होने का मतलब पॉइंट बी जो है हमारा सर्कल के बाहर आएगा। तो ये दो मेथड है हमारे पास किसी भी पॉइंट को पता करने के कि वो सर्कल के अंदर है या बाहर है। सिंपल सा पहला मेथड, x और y की जगह सर्कल की इक्वेशन में x1 y1 रख दो, वो जो वैल्यू आती है उसको S1 नाम देते हैं। मगर इसमें एक बात और क्लियर कर दूं, S1 हम सर्कल की इक्वेशन में x1 और y1 रखने पर जो वैल्यू मिलती है उसे कहते हैं, मगर उस x और y की जगह x1 y1 बस रखने से पहले x² और y² के कोफिशिएंट को 1 बनाना जरूरी है।
जैसे सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एक्स और वाई के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से S1 भी तभी वो वैल्यू मानी जाएगी जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने 1 बना रखा है। अगर उसके बाद आपने एक्स और वाई की वैल्यू x1 y1 रखी है, वो हमारा S1 होगा। वैसे तो अगर 2x² प्लस 2y² है, उससे भी अगर आप सीधा x और y की वैल्यू रख के वैल्यू ढूंढेंगे तो वो S1 पॉजिटिव है, तो वो 2x² प्लस 2y² वाली इक्वेशन से भी पॉजिटिव ही आएगा। बट स्टैंडर्ड नोटेशन में जो S1 है वो हमने इस रिलेशन को लिखा हुआ है। ये अगर सर्कल की इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है तो S1 का मतलब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में x और y की वैल्यू x1 और y1 से रिप्लेस करके जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलती है उसे हम S1 कह रहे हैं। तो S1 ढूंढने से पहले याद रखिएगा कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 बनाना जरूरी है। अब ये देखिए हमने पहला पार्ट किया, इसमें इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन को पता करना था कि ये पॉइंट अंदर लाई कर रहे हैं सर्कल के या बाहर। तो ए पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, S1 नेगेटिव आ रहा था, और बी पॉइंट के लिए S1 पॉजिटिव आ रहा था, मतलब ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है। देखिए सेकंड पार्ट में हमसे एक बात और पूछी गई है, इस पॉइंट ए और बी का इस सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, इसका क्या मतलब है। देखिए अगर हमें किसी पॉइंट का किसी सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है या कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो भी मेथड देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर ये सर्कल का सेंटर है, मान लेता हूँ सी, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन दे रखी होगी तो उससे हम उसका सेंटर और रेडियस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये मान लूं सर्कल की इक्वेशन है, तो इससे मुझे सेंटर मिल जाएगा -gn -f, और रेडियस भी मिल जाएगा √f² प्लस g² माइनस सी। अगर हमें पॉइंट P पता चल गया कि वो पॉइंट P जो है हमारा वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, पहला केस हम बात कर रहे हैं अगर पॉइंट P बाहर लाई करे, उस केस में देखिए इस सर्कल के ऊपर मुझे अगर पता करना है इस पॉइंट P के सबसे नजदीक कौन सा पॉइंट है और सबसे दूर कौन सा है, तो वो पता करने का सिंपल सा तरीका है कि इस पॉइंट P को सेंटर से मिला दो, और सेंटर से मिलाने के बाद ये जो हमारा सेकेंड बन रहा है या डायमीटर भी कह सकते हो, मान लो ये सर्कल को ए और बी पॉइंट पे कट कर रहा है, पॉइंट पी से जो हमने सेंटर को मिला के लाइन बनाई है, ये सेकेंड बन गया सर्कल का, और ये मान लेते हैं कि सर्कल को ए और बी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो देखिए ये हमारे पास पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सर्कल का सेंटर हमें मिल जाएगा -g -f सर्कल की इक्वेशन से। अब ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉइंट ए है वो सर्कल के ऊपर ऐसा पॉइंट है जो इस पॉइंट पी से सबसे नजदीक है, और किसी भी केस में आप देखेंगे आपको यहाँ पे कहीं पर भी जाके और जो भी पॉइंट मिलेगा वो इस ए के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा, ए के कंपैरिजन में तो उससे ज्यादा दूर ही होगा। तो पॉइंट पी के सबसे नजदीक वाला पॉइंट है इस सर्कल पर ए। तो अगर मुझे पॉइंट पी का इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो वो होना चाहिए पी ए, और पी ए को फाइंड आउट करने के लिए हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट की कोई जरूरत नहीं है। देखिए पी ए को फाइंड आउट करना है तो मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ इसको पी सी माइनस ए सी, और ये जो ए सी है देखो वो सर्कल का रेडियस है और बी सी भी सर्कल का रेडियस है, तो हम इससे सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस आर। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास और सेंटर के भी कोऑर्डिनेट है, इससे डिस्टेंस फार्मूला से पीसी हमें मिल जाएगा और रेडियस भी मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर पीसी में से मैं रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये पीए मिलेगा जो ये इस पॉइंट पी का इस सर्कल से सबसे नजदीक, सॉरी सबसे कम डिस्टेंस है, ये ऐसा बोल सकते हो, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द गिवन सर्कल। इसी तरह से इस सर्कल का और इस पॉइंट पी का अगर मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है तो देखिए इस पॉइंट बी को, ये पॉइंट बी ऐसा पॉइंट है जो इस सर्कल के ऊपर है और इस पॉइंट गिवन पॉइंट x1 y1 से सबसे ज्यादा दूर है। तो अगर मुझे इस सर्कल का और इस पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाए तो मैं कहूंगा पीबी है, और पीबी को भी फाइंड आउट करना है तो हमें बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं पीसी प्लस बीसी लिख सकता हूँ, दैट इज पीसी प्लस आर हो जाएगा ये।
तो पॉइंट पी और सी के कोऑर्डिनेट से पी से मिल रहा है और सर्कल की इक्वेशन से रेडियस। तो हम इस तरह से किसी भी पॉइंट का जो बाहर लाई कर रहा है सर्कल के, अब इसमें ध्यान देना, ये जो रूल मैंने आपको बताया है ये तब एप्लीकेबल होगा जब पॉइंट पी सर्कल के बाहर है। उस केस में मिनिमम डिस्टेंस पीसी माइनस आर और मैक्सिमम डिस्टेंस होगा पीसी प्लस आर। अब अगर ये पॉइंट पी हमारा बाहर ना होके सर्कल के अंदर लाई करता, चलो इसका पॉइंट पी का नाम बदल के अब क्यू लिख लेते हैं। ये सर्कल का सेंटर है और अब ये पॉइंट क्यू जो है हमारा वो सर्कल के अंदर ही कहीं लाई कर रहा है। उस केस में अगर मुझे कहा जाए इस सर्कल के ऊपर या इस पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पता करो, तो तरीका वही है। इस पॉइंट पी सॉरी सेंटर और इस क्यू को मिला दो, सेंटर को और इस पॉइंट गिवन पॉइंट क्यू को मिला के एक्सटेंड करो, और एक्सटेंड करने पर ये मान लो यहाँ पर इस पॉइंट को कुछ नाम दे लेते हैं एल और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एम। तो देखिए सेंटर से जाते हुए जो अपोजिट साइड में सेंटर के ये जो पॉइंट एम दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस सर्कल के ऊपर ऐसा पॉइंट है जो इस पॉइंट क्यू से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, और ये जो पॉइंट एल है ये इस सर्कल के ऊपर वो पॉइंट है जो इस क्यू के सबसे ज्यादा नजदीक है। तो अगर मुझे क्यू पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाएगा तो मैं क्यू एल ढूंढूंगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाएगा तो मैं क्यू एम को ढूंढूंगा। क्यू एल और क्यू एम को ढूंढने के लिए भी देखिए हमें जरूरत नहीं है इस पॉइंट एल और एम के कोऑर्डिनेट की। क्यू एल को ढूंढना है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ सी क्यू माइनस सॉरी, अगर मुझे क्यू एल फाइंड आउट करना है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ सी एल माइनस सी क्यू। सी एल का मतलब है सर्कल का रेडियस। देखिए ये जो सी एल है ये भी रेडियस है यहां से लेके यहां तक, और ये सी एम जो है ये भी रेडियस है। तो मुझे अगर ये डिस्टेंस पता करना है क्यू एल, तो इसके लिए देखो सी एल में से इस डिस्टेंस सी से लेके एल के बीच में जो डिस्टेंस है इसमें सी क्यू माइनस कर दिया। अब देखिए सी एल जो है वो हमें सर्कल का रेडियस सर्कल की इक्वेशन से मिल जाएगा, और सेंटर के और पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट होंगे उससे सी क्यू भी मिल जाएगा। तो देखिए आसानी से हम इस पॉइंट क्यू का मिनिमम डिस्टेंस बता सकते हैं। इसी तरह से क्यू एम, जो पॉइंट क्यू का इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस है उसे फाइंड आउट करना भी बहुत आसान है। इसके लिए बस सी क्यू में प्लस सी एम ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए सी क्यू प्लस सी एम करेंगे तो ये एम क्यू या क्यू एम मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट का इस सर्कल से। सी क्यू हमें आसानी से मिल जाएगा सेंटर का और पॉइंट गिवन पॉइंट का डिस्टेंस, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दिए होंगे और सेंटर हम इक्वेशन से ढूंढ लेंगे। और ये सी एम जो है वो हमारा रेडियस है, तो यहाँ पे सी क्यू प्लस आर। तो इस तरह से अगर कोई पॉइंट अंदर लाई करेगा तो उसका भी हम सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बता सकते हैं, अगर बाहर लाई करेगा तो उसका भी हम सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बता सकते हैं। अब देखिए हम चलते हैं हमारे इस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में हमें ये जो पॉइंट ए और बी दे रखे थे, हमें इनको पहले तो पता करना था कि ये पॉइंट अंदर लाई कर रहे हैं सर्कल के या बाहर। अब ये पता चल चुका है कि पॉइंट ए तो अंदर है और बी बाहर है। अब अगर हमें कहा जाए इस पॉइंट्स का सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बताइए, तो वो कैसे बताया जा सकता है। देखिए हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जिससे हमें सर्कल का सेंटर मिल रहा था 2 कोमा माइनस 3, और सर्कल का जो रेडियस है वो भी हमने फाइंड आउट कर रखा है, वो आ रहा था 4। अब पहला केस अगर पॉइंट ए के बारे में बात करें तो ए के कोऑर्डिनेट जो थे हमारे पास वो थे 3 कोमा माइनस 1। ये पॉइंट ए अंदर लाई कर रहा था, ये हमें पता चल गया है 3 कोमा माइनस 1 ये पॉइंट सर्कल के अंदर है। ये सेंटर था हमारा जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 कोमा माइनस 3 सर्कल की इक्वेशन से मिल रहे हैं।
अब हमें अगर इस पॉइंट ए का इस सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो सिंपल सा काम है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ए पॉइंट को सी से और दोनों तरफ एक्सटेंड कर लेता हूँ। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ चलो एल और इसको दे देता हूँ एम। तो अगर मुझे पूछा जाए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सर्कल, अगर ए पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस कहा जाए तो हम कह सकते हैं ए एम होगा। और ए एम को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए एम। ये डिस्टेंस ढूंढने के लिए हम ए एम को इस तरह से लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी एम। ए सी जो है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने इसको फाइंड आउट किया भी हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही थी, ये आ रही थी √5। और सी एम जो है हमारा वो रेडियस ही है। देखिए ये सी एम जो है हमारा वो सर्कल का रेडियस है, जिसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर रखी है। तो ये देखिए पॉइंट ए का मैक्सिमम डिस्टेंस अगर इस सर्कल से पूछा जाए तो आंसर होगा √5 + 4। इसी तरह से मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाए ऑफ ए फ्रॉम सर्कल तो वो होना चाहिए ए एल। और ए एल को ढूंढना है तो वो भी सिंपल है, उसके लिए सी एल में से ए सी माइनस कर दीजिए। सी एल जो है हमारे पास ये भी देखिए सर्कल का रेडियस ही है, जिसकी वैल्यू है 4। तो इसको फाइंड आउट करना है तो देखो सी एल की वैल्यू है 4 और ए सी जो था वो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया हुआ, इसमें भी यूज किया, इसकी वैल्यू है √5। तो देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है पॉइंट ए का सर्कल से 4 + √5 और मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है 4 - √5। तो इस केस में देखिए पॉइंट अंदर लाई कर रहा था तो ये डिस्टेंस आया है। अब चलिए बाहर जो पॉइंट लाई कर रहा है उससे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। बाहर जो हमारा सेकंड पॉइंट था सी 3 कोमा, इसका नाम था हमारे पास बी पॉइंट 2,3। इस पॉइंट का डिस्टेंस देखते हैं। देखिए अब हमारा सर्कल वही है, x² + y² -4x + 6y - 3, जिसका सेंटर है 2, -3, सॉरी 2, -3। तो इस सर्कल का सेंटर है और रेडियस है 4। ठीक है, पॉइंट बी की पोजीशन हमने पता कर ली थी, पॉइंट बी था 2,3, ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा था क्योंकि इसका जो बीसी था वो हमने फाइंड आउट किया था 6 आया था। इस पॉइंट बी का सेंटर से डिस्टेंस वो रेडियस से ज्यादा था। अगर ये पॉइंट बी हमारा सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, देखिए ये पॉइंट था हमारा सेंटर 2, -3 और यहाँ पे इस पॉइंट बी को मैं बाहर लिख लेता हूँ इस तरह से बी। ये पॉइंट है हमारा 2,3। अब अगर पॉइंट बी बाहर लाई कर रहा है तो मुझे इस सर्कल का इस पॉइंट से अगर मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ढूंढना है तो तरीका वही है, इस पॉइंट बी को सेंटर से ज्वाइन करो और वो जो लाइन होगी वो पता करो सर्कल को कहाँ पे कट कर रही है। चलो मान लेता हूँ ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट है क्यू, पी और क्यू पे कट कर रही है। तो अगर मुझे पूछा जाए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ किसका, बी का फ्रॉम सर्कल, या गिवन सर्कल लिखें बेटर है। तो इस गिवन सर्कल से इस पॉइंट सी का बी का मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाए तो वो होना चाहिए बीपी। और इसको अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा बीसी प्लस पीसी। ये देखो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, फिर सी से पी तक का, और ये जो सीपी है ये हमारा रेडियस के इक्वल है 4। और बीसी वो भी हमने फाइंड आउट कर रखा है 6। तो ये आ जाएगा हमारा 6 + 4 विच इज इक्वल टू 10। तो इस पॉइंट बी का इस सर्कल से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आ रहा है 10। इसी तरह से अगर मुझे कहा जाए मिनिमम डिस्टेंस बताइए इसी पॉइंट बी का फ्रॉम सर्कल, तो इस पॉइंट बी का इस सर्कल से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो होगा ये बी क्यू। पॉइंट क्यू इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट बी से सबसे नजदीक वाला पॉइंट है, तो ये बी क्यू हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा इस पॉइंट और सर्कल के बीच में। और इसे ढूंढना है तो इसको लिख सकते हैं, देखिए बीसी
माइनस सी क्यू। BC हमने फाइंड आउट कर रखा है 6, और ये जो CQ है हमारा, ये देखिए C से लेके Q तक का डिस्टेंस, वो रेडियस है 4। तो 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट बी का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है 2 और मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है 4, सॉरी 10। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट हमें दिया हो उसका हम पता कर सकते हैं पोजीशन की, वो सर्कल के अंदर है, बाहर है, या सरकमफ्रेंस पे है S1 की हेल्प से। S1 पॉजिटिव तो बाहर, नेगेटिव तो अंदर, जीरो तो सरकमफ्रेंस पे। या फिर सेंटर का और उस पॉइंट का डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हो, CP। या अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट सी और सेंटर को अगर हम सी और पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिसको हमें चेक करना है, उस पॉइंट को नाम अगर हम P दे, तो CP अगर R से बड़ा तो पॉइंट बाहर चला जाएगा, CP अगर लेस देन R तो अंदर आएगा, और इक्वल टू R तो सरकमफ्रेंस पे। और फिर ये सेकंड मेथड जो आपको बताया, इसमें हम पता कर सकते हैं उस किसी भी पॉइंट का जो पता चल जाए अंदर है या बाहर है, उसके बाद उस पॉइंट का उस गिवन सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस।